हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में 2-3 क्लासेस कर ली थी। आई थिंक ये 4th क्लास है। तो सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्टेट्स ऑफ मैटर, सारी चीज़ें कर ली थी। मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या है, मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। थर्ड क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, थर्ड क्लास में हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखे थे। आज हम देखेंगे थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है वो एक्चुअल में क्या है, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी हम लोगों ने सब्सटेंस लिया है, कोई भी मैटर लिया है, उस मैटर के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो मोशन कर रहे हैं, उनके बीच में जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो थर्मल एनर्जी एक तरह की इंटरनल एनर्जी है, मूवमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है इन द मैटर। ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो फर्स्ट थिंग हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ अ बॉडी arises by, जो एनर्जी है किसी बॉडी की वो अराइज होगी बाय मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है। एटम या मॉलिक्यूल जो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। और जो ये एनर्जी है, थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी is directly proportional to temperature of the substance या body। इसको क्या लिखेंगे, temperature of body। तो जो एनर्जी ऑफ बॉडी, मतलब एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजेस बाय मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। मतलब कहने का मतलब, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर इनका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। इनका जब मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और थर्मल एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ बॉडी का। हमारी बॉडी अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो उस तरह से उसका थर्मल एनर्जी होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उस तरह से उसकी थर्मल एनर्जी होगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो थर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस या बॉडी होगी। ये एक तरह से एवरेज होती है। It is a average of kinetic energy of molecule, kinetic energy of atoms of molecule in body। तो ये क्या होती है, एवरेज होती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की, या इट इज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितने एटम और मॉलिक्यूल हैं, उनकी क्या क्या काइनेटिक एनर्जी है, उन सब की काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ले लेंगे उसके बराबर। ठीक है। उसको भी कहते हैं, ये एक तरह से मेजर होती है एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। और इसी की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसी की वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी।
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये एटम या मॉलिक्यूल्स जो हैं, इज नोन एज थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल में उसकी वजह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेजेंट है बॉडी में, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से मूवमेंट होगा पार्टिकल में मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से उसको थर्मल एनर्जी कह दिया गया है। ठीक है, तो अब थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल इंटरैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने एक बात कही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर पास रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं वो किसकी वजह से हो रही है, अट्रैक्शन, ओवरऑल अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, उनमें काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो होप सो ये नोट हो गया होगा। अब हम इंटरेक्शंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शंस की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। तो पहली चीज हम लोगों ने ये देखी कि जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर या एटम्स ऑफ द मैटर, तो क्या है कि वहाँ हम लोगों ने एक बैलेंस अट्रैक्शन देखा था, जिसकी वजह से क्या थे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपस में रहना सीख रहे थे या रहना चाहते थे। यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एटम्स और मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। तो एटम्स या मॉलिक्यूल मैटर के अंदर दूर दूर रहना पसंद करेंगे। तो इन दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन ही हमें स्टेट्स ऑफ मैटर देता है। क्या, कैसा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस जैसा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बेसिस पे ही हमको मिलता है। ठीक है, तो पहली चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को पास में रखते हैं। ठीक है, और थर्मल एनर्जी क्या करती है, थर्मल एनर्जी कह सकते हैं इसको ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप देम अपार्ट, कीप देम फार अपार्ट या अपार्ट, उनको दूर रखने की कोशिश करती है, किसको, मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, सेकेंड थिंग मैंने क्या कही कि जो states of matter हैं are result of balance between intermolecular forces and thermal energy। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कंबाइंड states of matter depends on balance combination of
intermolecular forces and thermal energy of molecule. जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस के बीच की थर्मल एनर्जी और उनके आपस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जब बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होगा तब हमें स्टेट्स ऑफ मैटर मिलेगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब क्या है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए, ठीक है, बहुत वीक है और ये साथ में रहना नहीं चाहते। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब एटम्स और एटम्स के बीच में फोर्सेस बहुत वीक हो गए, तो अब ये दूर दूर हैं। ठीक है, अब ये जब दूर दूर हैं तो क्या होगा, तो ऐसा क्या, ऐसा कब हो रहा होगा, जब मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस वेरी वीक होंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत वीक होंगे, मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टूगेदर टू मेक सॉलिड और लिक्विड, वो पास पास नहीं रहना चाहते हैं, पास पास नहीं रह पाते हैं तो क्या होता है, पास पास नहीं रह पाते हैं तो सॉलिड और लिक्विड नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, जब वो सॉलिड लिक्विड नहीं बना रहे हैं तो थर्मल एनर्जी कुछ भी हो, वो थर्मल एनर्जी लो कर जाएगी। ठीक है, थर्मल एनर्जी, तो इनकी थर्मल एनर्जी रिड्यूस कैसे करी जाएगी, जैसे ये लोग दूर दूर रहना चाहते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल दूर दूर रहना चाहते हैं। जब एटम्स या मॉलिक्यूल दूर दूर रहना चाहते हैं तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो वीक ही हैं, तो इनकी थर्मल एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उनकी थर्मल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हम टेम्परेचर को कम करेंगे। ठीक है, और गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको केवल लिक्विफाई ही नहीं करना होता है या प्रेशराइज नहीं करना होता है। ठीक है, ठीक है, कंप्रेशन देके लिक्विफाई नहीं करना होता है, तो मॉलिक्यूल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो पहली चीज हम लोगों ने ये लिखी तो वो लिख लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोल रहे थे हम, व्हेन molecular interactions are weak, molecules when molecular interactions are weak, then molecules does not want to be to be want together, does not want to be क्या था, then molecules do not want, then molecules do not want to be together, वो साथ रहना नहीं चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स जब साथ साथ नहीं रहेंगे, टुगेदर टू मेक, ये टुगेदर है, टुगेदर टू मेक सॉलिड और लिक्विड, जब साथ साथ नहीं रहेंगे तो लिक्विड और सॉलिड तो नहीं बनेंगे। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक हैं, ठीक है, unless
थर्मल एनर्जी, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक है तो थर्मल एनर्जी भी क्या करी जाएगी, is reduced by lowering the temperature unless is reduced by, तो जब मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस वीक हैं तो वो पास रह ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, उनके बीच में मूवमेंट होगा, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम, लोअर करेंगे। थर्मल एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस बाय लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी तरह उसको सॉलिड लिक्विड में रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये हो गया 2 पॉइंट, इसको रब करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़नी है, तो गैसेस की बात करेंगे। जब अब ये तो हो गए सॉलिड लिक्विड की बात, अब जब गैसेस हैं, गैसेस को हम लिक्विफाई करेंगे, तो लिक्विफाई करने के लिए केवल कंप्रेस, किसी चीज़ को प्रेशराइज करके गैस को एक डिब्बे में भर के उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, उसके लिए सुटेबल और कंडीशन चाहिए। बस क्या होगा वहां पे, जब हम लिक्विफाई करेंगे तो केवल वहां पे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको रब करते हैं। देखिए अभी जो हम लोगों ने बात करी कि क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो मॉलिक्यूल्स पास रहना नहीं चाहेंगे, ठीक है। वो सॉलिड लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास रहना नहीं चाहेंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी को रिड्यूस करेंगे, लोअर करेंगे, ठीक है, कि कुछ हद तक ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। अगर गैसेस को हम लिक्विफाई करना चाहते हैं तो केवल कंप्रेसिबिलिटी देके, उनको कंप्रेस करके, तो हम क्या करेंगे, गैसियस स्टेट है तो पता है मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इंटरेक्शन इतने अच्छे नहीं होंगे, थर्मल एनर्जी भी हाई होगी। लेकिन अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने की वजह से क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्पेक्ट टू दैट गैसियस स्टेट क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर गैसेस स्टेट फ्रीली है और कंप्रेस्ड स्टेट है, तो कंप्रेस्ड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो केवल वही करने से हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, हमको थर्मल एनर्जी भी लो करनी पड़ेगी। जब हम थर्मल एनर्जी को लो करेंगे तभी लिक्विफाई हो पाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। बाय, नहीं, ये यहाँ से नहीं, स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं gases cannot be liquefied only by compressibility. Gases cannot be liquefied only by compression, ठीक है। तो गैस को केवल लिक्विफाई कंप्रेशन से किया नहीं जा सकता, ठीक है। बट molecules comes very close to each other, बट मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम मैक्सिमम, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ by
lowering the now by lowering the thermal energy we can easily liquefy the gases। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर केवल हम कंप्रेशन दे दें गैसेस को तो हमारी गैसेस लिक्विड में नहीं चेंज हो जाएंगी। हमको लिक्विफाई करने के लिए कंप्रेशन भी देना पड़ेगा और थर्मल एनर्जी को लो भी करना पड़ेगा, तब हम इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे अपनी गैसेस को। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर में कंप्रेशन नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी दोनों ही बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी? तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे तब क्या होगा, और थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तब क्या होगा। मतलब प्रीडोमिनेंस मतलब एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैटर के मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होंगे या उनका सीरीज एक तरह से कैसी होगी। तो थर्मल एनर्जी, ठीक है, जब थर्मल एनर्जी क्या होगी, पहले हम क्या बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो गैसियस स्टेट में होगा, थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा। मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा है। कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं। पहले गैसेस स्टेट थे तो मॉलिक्यूल दूर दूर थे, जब गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने अच्छे नहीं थे। क्या किया, मॉलिक्यूल्स को पास पास लाए, लिक्विड बन गया, और पास लाए सॉलिड बन गया। ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जब थर्मल एनर्जी क्या होगी, लो होगी तो सॉलिड होगा। जब थर्मल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी तो लिक्विड बन जाएगा, और थर्मल एनर्जी और बढ़ा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ये है predominance of thermal energy and intermolecular forces of substances in 3 states। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी 3 स्टेट में कैसी कैसी होगी। यहाँ से यहाँ जाने पर मॉलिकुलर इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं और यहाँ से यहाँ जाने पर थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से यहाँ जाने पर थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसको नोट कर लीजिए, होप सो नोट कर लिया होगा, यही 2 लाइन थी। अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की, इसको रब करके। तो जब हम गैसेस की बात करेंगे तो फर्स्ट जो हमारा सिंपलेस्ट स्टेट की बात करेंगे जिसमें हम लोग सदियों से रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ के फर्स्ट लेयर पे रह रहे हैं। अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर बना है उसमें फर्स्ट लेयर पे रह रहे हैं, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब ये हमारी है अर्थ। ठीक है, ये है अर्थ। अर्थ में हम लोग फर्स्ट यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे
रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, एयर से ही तो बना हुआ है, और हम लोग हजारों साल से रह रहे हैं, और ये एक तरह से क्या है, ओशन ऑफ एयर्स है, समुद्र है, ठीक है। ये हमको जो एटमॉस्फेयर एयर का बना हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से मिला हुआ है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है बहुत सारे सेलेस्टियल कंडीशन से, जैसे मतलब अंतरिक्ष में या स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करके रख रहा है। जैसे सन की यूवी रेडिएशंस आने में क्या करता है, रोकता है, उसको रोकता है। और ओजोन लेयर बनी हुई है एक, तो एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है या गैसियस स्टेट है हमारे आसपास, वो हमको बहुत हेल्प कर रही है। पहली क्या है, एटमॉस्फेयर बना रखा है, हमको यूवी रेट से बचाता है। दूसरा क्या है, हम लोग जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो एक तरह का कवर मेंटेन किए हुए हैं हम लोगों के ऊपर। हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं, हम लोग एयर को क्या कर रहे हैं, अपने सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से जीवित हैं, O2 ले रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो गैस ले लिया गया है, वो क्या है, बहुत ही लाइट है, ठीक है, वो लाइफ की तरह है हमारी। और यहाँ पे बहुत सारी गैसेस भी मिक्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, बहुत सारी हैं, ठीक है। और जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसको क्या कहेंगे, टोपोस्फेयर। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगी, ठीक है। और ये हार्मफुल रेडिएशन से बताता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सबको पता होंगी। हम अपने गैसेस स्टेट पे रखते हैं, गैसेस का जो फॉर्म है उस पे स्टक करके रहते हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट, ठीक है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट कितनी है, 11 गैसेस है, ठीक है। हमारी पीरियोडिक टेबल में कितनी गैसेस है, 11 गैसेस इन आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कौन कौन सी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर हीलियम है, नियॉन है, नियॉन के बाद क्या है, नियॉन के बाद आर्गन है, आर्गन है, जिनन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, कितने हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, 11 गैसेस इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ठीक है। और ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, 11 गैसेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट इन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट नॉर्मल स्टेट मतलब हम जनरली इसमें ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि इन गैसेस को डिस्टर्ब हो जाए, या हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जिनकी वजह से ये बने, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमको एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, गैसियस स्टेट की फिजिकल प्रॉपर्टी है, गैसेस को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ गैसेस, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ गैसेस फिजिकली। तो हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वही उसी से हम गैसेस को डिफाइन कर पाएंगे। तो पहली है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हम अपनी इच्छा के अनुसार गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर है, वो क्या होता है, 14-15 किलो का होता है, और उसमें गैस भरी जाती है। तो वो इतनी अमाउंट ऑफ गैस है जिससे हमारा अगर उसमें एक गैस सिलेंडर की बात करें, उसमें इतनी गैस है कि अगर उसको हम फैला दें
तो एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट में अगर वो फैल जाए और कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या होगा, वो बिल्कुल मिनटों में ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था भोपाल वाला। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, गैस फैल गई थी, लोग मर गए थे। तो ऐसे ही अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर क्या था, एक छोटी सी जगह पे रखी गई है, गैस के अंदर, गैस उसके अंदर रखी गई है, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, मतलब इतनी अमाउंट है, अगर 2-3 लोगों की, 4 लोगों की फैमिली है तो वो एक सिलेंडर से, अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल खाना बना रहे हैं तो वो एक सिलेंडर से पूरा मंथ या 20-30 डेज चला सकते हैं। ठीक है, तो हाईली कंप्रेसिबल है, हम इसको कंप्रेस करके बलून में भर सकते हैं, इसको कंप्रेस करके हम सिलेंडर में भर सकते हैं, इसको कंप्रेस करके अब तो ये भी ऐसे ट्यूब जैसे आ रहे हैं ना, बॉटल जैसी आती है, उसमें नॉब लगी होती है, उसमें भी भर सकते हैं। हम ट्रैकिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं, इससे खाना बना लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो है, अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली चारों तरफ क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे गैसेस exert pressure equally in all direction। जो गैसेस हैं वो प्रेशर को सभी डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड कर देती हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थर्ड जो है वो क्या है, गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, गैसेस हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर जगह पे कम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस। गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड से इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम और शेप नहीं होता है, नॉट फिक्स। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम एंड शेप इज नॉट फिक्स्ड। हम किसी भी कंटेनर में, किसी भी वॉल्यूम में उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है, गैसेस जो हैं वो अगर हम इस कंटेनर में रखें तो पूरी इवनली स्प्रेड कर जाएंगी पूरी। अगर हम इस ऐसे कंटेनर में रखें तो भी इवनली पूरी जगह में वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। वो अगर हम इस कमरे में 10 मॉलिक्यूल गैस के छोड़ दें, पूरा वैकेंट है, तो पूरे 10 मॉलिक्यूल्स पूरे कमरे में फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसको जैसे इस समय क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि कुछ दिनों बाद दुनिया का 10वां या छठा आदमी क्या हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा। तो वो कैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। अब पूरी दुनिया में जैसे जैसे हमें ग्लोब दिया, ग्लोब में क्या करी, या एक सर्कुलर स्फेयर लिया, उसके अंदर गैस छोड़ दी, तो गैस क्या हुआ, पूरी जगह उसने कवर कर ली। वैसे इंडियन हो गए, वैसे क्या हो गया, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, वैसे ही तो इसको लिख लेते हैं गैस कैन कैन इवनली स्प्रेड थ्रू आउट विदाउट एनी एफर्ट। हमको कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हम लोगों को ज़बरदस्ती किसी को ले लेके बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, लोग अपने आप जा रहे हैं। ठीक है, वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स भी बिना मैकेनिकल एफर्ट के वो पूरी जगह फैल चुके हैं। तो इसको नोट कर लीजिए।
तो एक तरह से कहना कि गैसियस के बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस बहुत कम है, ठीक है। और ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अब जो चीज़ें आएंगी वो गैसियस लॉ आएंगे, ठीक है। जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, तो ये सारे गैसियस लॉ होंगे। फिर गैस की आइडियल इक्वेशन होंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग गैस लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ जैसे है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ है, और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं। और जो भी क्लासेस आपको पढ़नी है, जनरल केमिस्ट्री या जनरल फिजिक्स की क्लासेस भी चैनल पे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सब सब्जेक्ट की, और 11th और 12th की केमिस्ट्री भी साथ साथ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।